नमस्कार। फ्यूचरविल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम एसएससी पीवाईक्यूज सीरीज जो लेकर आए थे बाइलिंगुअल, इसमें जीके जीएस और आज जो है यू है सेट 12 है। देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है आज। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है इन द इल्बर्ट बिल प्रोविजन फॉर वॉज मेड, यानी कि यहाँ पर मेन बात की गई है इल्बर्ट बिल क्या था। मेरे प्यारे बच्चे, आपने सुन रखा होगा इल्बर्ट बिल मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन पुटअप किया गया है, ठीक है। और जब हम इल्बर्ट बिल की बात कर रहे होते हैं तो इल्बर्ट बिल जो है 1883 1883 1883 की बात होती है। उसमें ऑप्शन ध्यान दीजिए, ऑप्शन क्या है? राष्ट्रवादी को कड़ी सजा, यानी कि राष्ट्रवादियों को कड़ी सजा, स्ट्रिक्ट पनिशमेंट टू द नेशनलिस्ट, रिफॉर्म इन द एजुकेशन सिस्टम। मेरे प्यारे बच्चे, इसमें ये प्रोविजन भी नहीं किया गया था, एजुकेशन सिस्टम के लिए भी नहीं थी। रिफॉर्म इन द मिलिट्री सिस्टम, इसमें इल्बर्ट बिल में ये प्रोविजन भी नहीं किया गया था। इक्वलिटी बिटवीन ब्रिटिश एंड इंडियन जजेस। मेरे प्यारे बच्चे, इल्बर्ट बिल से पहले ये प्रोविजन किया गया था। इल्बर्ट बिल से पहले ये प्रोविजन किया गया था क्या? ये प्रोविजन किया गया था कि जो यूरोपियों का मुकदमा है वो भारतीय जज नहीं सुन सकते। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मान लो कोई यूरोपीय है और इंडिया में वो क्या है? अपराधी है। इंडिया में कानूनों का उसने क्या कर दिया था? उल्लंघन। मेरे प्यारे बच्चे, अभी मैं बात कर रहा हूं कब की? जब हमारे यहां पर अंग्रेजों का शासन था, उस समय जो है, यानी कि यूरोपीय लोगों का मुकदमा जो है सिर्फ ब्रिटिशर्स मजिस्ट्रेट या जज ही सुन सकता था, भारतीय नहीं सुन सकता था। इल्बर्ट बिल 1883, इस समय जो शासक हुआ करते थे, गवर्नर जनरल हुआ करते थे, वो थे लॉर्ड रिपन। मेरे प्यारे बच्चे, कौन थे? भारत का इस समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड रिपन। और जब हम लॉर्ड रिपन की बात कर रहे होते हैं, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, जब लॉर्ड रिपन की बात कर रहे होते हैं और इसका जो प्रस्ताव दिया था, यानी कि इल्बर्ट बिल का जो प्रस्ताव, क्या इसका जो प्रस्ताव रखा था, वो भारत के विधिक सदस्य था, उनका नाम क्या था? इल्बर्ट। मेरे प्यारे बच्चे, उनका क्या था? इल्बर्ट। और इसी के नाम पर इस बिल का नाम पड़ा। और इस बिल के माध्यम से क्या किया गया? इस बिल के माध्यम से भारतीय जजों को, किसको? भारतीय भारतीय मजिस्ट्रेट या जजों को जजों को यूरोपीय यूरोपीय अपराधियों यूरोपीय जो क्रिमिनल से इंडिया में, यूरोपीय अपराधियों की की सुनवाई का अधिकार दिया गया का अधिकार दिया गया। मेरे प्यारे बच्चे, यही था क्या? इल्बर्ट बिल। और इल्बर्ट बिल में इसका सीधा सीधा मतलब निकल के आता है कि ब्रिटिश और भारतीय न्यायाधीशों के बीच में क्या क्या की गई? दोनों के बीच में समानता स्थापित करने का प्रयास किया गया। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो क्या हो जाता है? डी। याद रखिएगा, 1883 लॉर्ड लॉर्ड रिपन जो इस समय गवर्नर जनरल थे। इसके अलावा आपको याद रखना है इल्बर्ट। कौन थे इसके? लॉर्ड इल्बर्ट। ठीक है, तो राइट ऑप्शन पहले का हो जाता है डी। आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनी बेसेंट वाज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग सोशियो रिलीजियस मूवमेंट। एनी बेसेंट निम्नलिखित में से किस सामाजिक धार्मिक आंदोलन से संबंधित थी? ऑप्शन नंबर ए है थियोसॉफिकल सोसाइटी, नेक्स्ट है आदि ब्रह्म समाज, नेक्स्ट है तत्व बोधिनी सभा, और ऑप्शन नंबर डी है इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, यानी कि भारतीय संघ, भारतीय सुधार संघ। देखते हैं अपन, जब हम थियोसॉफिकल सोसाइटी की बात कर रहे होते हैं मेरे प्यारे बच्चे,
थियोसॉफिकल सोसाइटी की जब स्थापना की बात करते हैं तो इसकी स्थापना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से रेगुलर रूप से क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। इसकी स्थापना यूएसए में, सबसे पहले हम बात कर रहे होंगे कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो है वो यूएसए में कब हुई थी। तो यूएसए में हो रही है। अमेरिका में इसकी स्थापना कब हुई थी? 1875। 1875। और इसकी स्थापना यानी कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में, मेरे प्यारे बच्चे कहां पर? भारत में इसकी स्थापना कब हो रही है? भारत में इसकी स्थापना हो रही है 1882 में। और ये स्थापना जो है वो कौन कर रही है? एनी बेसेंट। मेरे प्यारे बच्चे, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया? एनी बेसेंट ने। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है, किसने किया? एनी बेसेंट ने। और एनी बेसेंट ने जो है वो किसके लिए काम किया? ठीक है, इन्होंने जो है समाज सुधार का कार्य किया। किसका किया? समाज सुधार से संबंधित कार्य किए। समाज सुधार से संबंधित कार्य किया। ठीक है, संबंधित कार्य। इसके अलावा ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या है? आदि ब्रह्मो समाज। मेरे प्यारे बच्चे, किसकी बात हो रही है? आदि ब्रह्मा समाज की बात हो रही है। तो आदि ब्रह्मा समाज की जब स्थापना की अपन बात कर रहे होते हैं तो इसकी स्थापना जो है, स्थापना वो हो रही है 1878 में। 1878, 1878 में। मेरे प्यारे बच्चे, इसकी स्थापना किसने की? या आप याद रखना, देवेंद्र नाथ टैगोर। देवेंद्र नाथ टैगोर, इसकी स्थापना किसने किया? देवेंद्र नाथ टैगोर ने इसकी स्थापना किया। देवेंद्र नाथ टैगोर। मेरे प्यारे बच्चे, यहां पर ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा थर्ड ऑप्शन जो है वो क्या है? तत्वबोधिनी सभा। क्या है मेरे प्यारे बच्चे? तत्वबोधिनी सभा। तो तत्वबोधिनी सभा की जब हम बात कर रहे होते हैं तो इसकी स्थापना की जब बात होती है तो इसकी स्थापना, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना जो है 1839 में कब हो रही है? 1839 में हो रही है। ठीक है, कहां पर? कलकत्ता में। कहां पर हो रही है मेरे प्यारे बच्चे? कलकत्ता, याद रखना। यानी कि तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कहां पर हुई? कलकत्ता में। चाहे हम बात कर रहे हो किसकी? आदि ब्रह्मा समाज की। तो आदि ब्रह्मा समाज जो है वो किसके लिए? एक ईश्वरवाद के लिए, समाज का जो है सामाजिक भेदभाव को दूर करने के लिए, इन सभी उद्देश्यों के लिए ये संस्थाएं स्थापित की जा रही है। स्थापना 1839, ये पॉइंट याद रखना। और तत्वबोधिनी सभा जो है कहां पर स्थापना हुई इसकी? कलकत्ता में। इसके लिए, इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चे यहां पर पॉइंट याद रखना कि इसकी स्थापना किसने किया था? वही अपने देवेंद्र नाथ टैगोर ने। किसने किया था? देवेंद्र नाथ टैगोर ने। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, देवेंद्र नाथ टैगोर से संबंधित संस्थाएं दो है। एक तो कौन सी है? आदि ब्रह्म समाज। और एक कौन सी है? तत्वबोधिनी। क्या है? तत्वबोधिनी सभा। इसके अलावा हम बात कर रहे होंगे भारतीय सुधार संघ की। किसकी बात कर रहे होंगे? भारतीय सुधार संघ की। तो मेरे प्यारे बच्चे, भारतीय सुधार संघ की स्थापना की जब बात की जाती है, स्थापना, तो इसकी स्थापना जो करने वाले थे उन्होंने किया केशव चंद्र सेन। किसने किया? केशव चंद्र सेन ने। तो मेरे प्यारे बच्चे, ये इस पर्पज से कहीं ना कहीं एक संस्था हर बार जो है वो एग्जाम्स में आती है। तो ये संस्थाएं जो है ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। आप याद रखिए, MTS 2023 का ये क्वेश्चन है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? थियोसॉफिकल सोसाइटी। यानी कि सामाजिक और धार्मिक आंदोलन से जुड़ी हुई जो संस्था थी वो कौन सी है मेरे प्यारे बच्चे? कौन सी थी वो? थियोसॉफिकल सोसाइटी। कौन सी है? थियोसॉफिकल सोसाइटी। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, इन विच ईयर डिड द विक्ट्री ऑफ इंडिया लॉर्ड कर्जन अनाउंस द पार्टीशन ऑफ बंगाल? मेरे प्यारे बच्चे, यहां पर ध्यान दीजिएगा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार चर्चा में रहता है। भारत की वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष की थी? 1907, 1905, 1906, 1911। यहां पर ध्यान दीजिएगा, तो बंगाल विभाजन जो है वो कब हो रहा है? 905 में। कब हो रहा है मेरे प्यारे बच्चे? 905 में हो रहा है। चलिए हम बात कर लेते हैं बंगाल विभाजन की। मेरे प्यारे बच्चे, हम डिटेल से थोड़ी चर्चा कर लेते हैं किसकी? बंगाल विभाजन की। तो बंगाल का विभाजन जो है, आपने नाम सुना होगा
डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, यानी कि बांटो और राज करो, बांटो और राज करो। मेरे प्यारे बच्चे इसको कहीं ना कहीं मैप के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश कीजिए। यहां पर यह पूरा पार्ट जो बंगाल का था, किसका पार्ट था? बंगाल का था। और सबसे पहले ब्रिटिशर्स जो है उन्होंने रूल करना कहां से शुरू किया? बंगाल से। कहां से शुरू किया? बंगाल में। तो राष्ट्रवाद जो है सबसे पहले कहां पर पनपा? मेरे प्यारे बच्चे राष्ट्रवाद, क्या? राष्ट्रवाद का विकास, किसका विकास? राष्ट्रवाद का विकास जो है वो सबसे पहले कहां पर हो रहा है? बंगाल में सबसे पहले राष्ट्रवाद का विकास हो रहा है। जब आप ये बोल रहे हो कि बंगाल में सबसे ज्यादा राष्ट्रवाद का विकास होगा, तो सबसे ज्यादा तेज आंदोलन, ठीक है, राष्ट्रवादी मूवमेंट, नेशनल मूवमेंट जो है वो भी कहां पर होंगे? बंगाल में होंगे। तो अंग्रेजों ने क्या किया? अभी बंगाल के जो है आधा पार्ट में तो कौन रहते थे? हिंदू। और मैक्सिमम पार्ट में जो है वो कौन रहते थे? मुस्लिम। तो इन्होंने जो है हिंदुओं और मुस्लिमों को बांटने के लिए, यानी कि अंग्रेजों ने, किसने? अंग्रेजों ने, यानी कि यहां पर मैं नाम दे देता हूं, लॉर्ड कर्जन ने। मेरे प्यारे बच्चे किसने? लॉर्ड कर्जन ने। क्या? लॉर्ड कर्जन ने कहा, ध्यान देना, आधिकारिक कारण, यानी कि अंग्रेजों ने क्या कहा? भाई बंगाल विभाजन होगा तो अंग्रेज अपनी तरफ से, क्या अंग्रेज ये थोड़ी ना कहेंगे कि भाई जो है हम बांटो और राज करो की नीति के तहत जो है बंगाल का विभाजन कर रहे हैं। ये तो अन्य कारण बता रहे होंगे। ठीक है, ये कारण क्या बताएंगे? इन्होंने जो है आधिकारिक कारण बताया, यानी कि अंग्रेजों ने जो कारण बताया वो क्या बताया? कि हम क्यों बंगाल का विभाजन कर रहे हैं। आधिकारिक आधिकारिक कारण। तो इन्होंने आधिकारिक कारण क्या बताया? इन्होंने कहा कि हम प्रशासनिक सुविधा के लिए, किसके लिए? प्रशासनिक प्रशासनिक सुविधा के लिए, प्रशासनिक सुविधा के लिए हम क्या कर रहे हैं? बंगाल का विभाजन कर रहे हैं। बल्कि वास्तविक कारण जो बंगाल का विभाजन का था, वास्तविक कारण, क्या? वास्तविक कारण बंगाल विभाजन का जो था, ठीक है, जो छिपा हुआ एजेंडा था अंग्रेजों का, ब्रिटिशर्स का, वो क्या था? डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। क्या थी? डिवाइड डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, ठीक है, कौन सी नीति थी? बांटो और राज करो, बांटो और राज करो। तो मेरे प्यारे बच्चे, जब राष्ट्रवाद पनप रहा था तो अंग्रेजों ने राष्ट्रवाद को खत्म करने के लिए इन्होंने नीति बनाई, कौन सी? कि वो हिंदू और मुसलमानों को क्या कर दे? आपस में लड़ा दे, आपस में हमारे को बांट दे। तो बांटो और राज करो। मेरे प्यारे बच्चे क्या है? बांटो और राज करो। इन्होंने इस पॉलिसी का पालन किया और इस पॉलिसी के तहत जो है बंगाल को दो भागों में विभाजित कर दिया। इस तरफ तो क्या था? इस्लाम था। क्या था? इस्लाम था। तो इनके लिए जो है किसकी स्थापना करने की बात हुई? ठीक है, बांग्लादेश की। किसकी? बांग्लादेश की। और यह इसको राजधानी जो बनाया जाना था वो क्या बनाया जाना था? ढाका। क्या बनाया जाना था? ढाका बनाया जाता था। और इधर जो है पश्चिम बंगाल, इधर क्या कर दिया गया? पश्चिम बंगाल। और जो है 1905 में लॉर्ड कर्जन ने कहा कि जो बंगाल विभाजन होगा वो पश्चिम बंगाल की जो राजधानी होगी वो क्या होगी? मेरे प्यारे बच्चे, वो क्या होगी? वो होगी कलकत्ता। यानी कि, ठीक है, जो बांग्लादेश वाला पार्ट था इसकी राजधानी क्या होगी? ढाका। ठीक है, और पश्चिम बंगाल यानी कि जिसमें हिंदू लोग ज्यादा रहते हैं, ठीक है, हिंदू लोग क्या रहते हैं? ज्यादा रहते हैं। ठीक है, बंगाली भाषा बोली जा रही है। ठीक है, इस वाले पार्ट में कौन सी भाषा बोली जा रही है? बंगाली भाषा। और इधर वाले पार्ट में जो है वो कौन सी भाषा बोली जा रही थी मेरे प्यारे बच्चे? कौन सी बोली जा रही थी? उर्दू। कौन सी भाषा? उर्दू। तो इसकी राजधानी जो है वो क्या निर्धारित करने का प्रयास किया गया? ढाका। और इसकी क्या? कलकत्ता। परंतु परंतु क्या है, बंगाल विभाजन हमने जो है सफल नहीं होने दिया। तो बंगाल विभाजन की लॉर्ड कर्जन ने घोषणा कब की थी? ठीक है, इसकी घोषणा की गई मेरे प्यारे बच्चे, अभी सिर्फ घोषणा की जा रही है कि ऐसे ऐसे बंगाल विभाजन किया जाएगा। तो इसकी घोषणा जो है वो कब हो रही है? इसकी घोषणा हो रही है 905 में। मेरे प्यारे बच्चे कब हो रही है? 905 में। तो यहां पर क्या है, वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की, कब की थी? तो वो राइट आंसर क्या होगा? 905। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे? 905। इसके अलावा आप इसमें एक पॉइंट याद रखना, पर बंगाल विभाजन के बाद में क्या, बंगाल विभाजन के बाद में भारत में लगातार जो है, क्या बंगाल विभाजन हो गया तो भारत में, कहां पर? भारत में लगातार क्या हो रहे थे? विरोध प्रदर्शन। भारत में लगातार विरोध प्रदर्शन हुए। तो इसमें आपने नाम सुना होगा स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, हमने जो है बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन शुरू कर दिया? स्वदेशी आंदोलन। मेरे प्यारे बच्चे, अभी के लिए आप इतना सा समझना कि हमने जो है कौन सा आंदोलन शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि लॉर्ड कर्जन ने क्या कर दिया था? बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी थी। ठीक है, बांटो और राज करो की नीति पर चल रहे थे और इसी वजह से जो है हमने कौन सा आंदोलन शुरू कर दिया? स्वदेशी आंदोलन। और स्वदेशी आंदोलन में जो है वकीलों ने जो है वकालत की डिग्रियां छोड़ दी, विद्यार्थियों ने जो है अपने
स्कूलों का बहिष्कार कर दिया। कुल मिलाकर यहाँ पर जो है विदेशी वस्तुओं का क्या किया गया, बड़े पैमाने पर बहिष्कार किया गया, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया, ठीक है। और अंग्रेजों को जो है, ठीक है, अंग्रेजों की इकोनॉमी को चोट पहुंचाने का प्रयास किया गया, ठीक है। उसके बाद में जो है हम बात कर रहे होंगे 1911 की। मेरे प्यारे बच्चे कब की बात कर रहे होंगे? 1911 की। बंगाल विभाजन वापस ले लिया गया। बंगाल विभाजन जो है क्या ले लिया गया मेरे प्यारे बच्चे? वापस ले लिया गया। तो ये डेट याद रखना कि जो है बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई? 905। और बंगाल विभाजन वापस कब लिया गया? 1911 में। कब ले लिया गया? 1911 में। और अब तक जो है अंग्रेजों की राजधानी हुआ करती थी कलकत्ता, यानी कि कलकत्ता से क्या, कलकत्ता से राजधानी जो है अब अंग्रेजों ने, यानी कि ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेजों ने कलकत्ता से राजधानी जो है कहां शिफ्ट कर लिया? दिल्ली में। तो मेरे प्यारे बच्चे कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अंग्रेजों ने जो है अपनी राजधानी दिल्ली कब बनाई थी? तो कब बनाई थी मेरे प्यारे बच्चे? 1911 में। इससे पहले अंग्रेजों की राजधानी कौन सी, कहां पर थी? कलकत्ता में। कहां पर थी मेरे प्यारे बच्चे? कलकत्ता में थी। उम्मीद है आपको ये याद हो गया होगा, ठीक है। और ये जो है कई बार कई एग्जाम से पूछा गया है। यहाँ पर लिस्ट है, देखो मेरे 2023 का क्वेश्चन है। उसके बाद में जो है जुलाई, यहाँ पर सीजीएल का क्वेश्चन एमटीएस में पूछ लिया गया। आगे जाकर जो है इसी क्वेश्चन को कहां पर रिपीट कर दिया गया? सीजीएल में, टीयर फर्स्ट में, ठीक है। देखो यानी कि बार बार अगेन एंड अगेन इस क्वेश्चन को जो है इसकी रिपीटेशन हो रही है। इसका मतलब जो है एग्जाम, ये क्वेश्चन जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट की कैटेगरी में है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। ड्यूरिंग द इंडियन नेशनल मूवमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट हैपेंड फर्स्ट, ठीक है, यानी कि सबसे पहले कौन सा ऐसा इवेंट था, सबसे पहले ऐसा कौन सा इवेंट हुआ था, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन है खेड़ा सत्याग्रह है, क्या खेड़ा सत्याग्रह है, दांडी यात्रा, बंगाल विभाजन, क्या बंगाल विभाजन, साइमन कमीशन का आगमन, साइमन कमीशन का आगमन। मेरे प्यारे बच्चे इस कहानी को कुछ इस तरह समझिए कि 1915, कब की बात कर रहे हैं अपन? 1915 नवंबर, ठीक है, 9 जनवरी, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 1915 में गांधी जी आते हैं और गांधी जी किससे मिलते हैं, ठीक है, गांधी जी किससे मिलते हैं? गांधी जी के गुरु जो है वो कौन थे? गांधी जी के राजनीतिक गुरु। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए, गांधी जी के राजनीतिक गुरु। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन है गांधी जी के राजनीतिक गुरु, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं कई पीवाईक्यूज में इसके बारे में बात कर चुका हूं। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गांधी जी के राजनीतिक गुरु। गांधी जी आते हैं और अपने राजनीतिक गुरु से मिलते हैं, और राजनीतिक गुरु से मिलने के बाद उन्होंने कहा कि भैया 1 साल तक, यानी कि 1 वर्ष तक, क्या 1 वर्ष तक क्या कीजिए? भारत को जानना है आपको, भारत को क्या करना है? जानना है। उसके बाद में यानी कि 1 वर्ष, यानी कि 1916 निकल जाता है। क्या निकल जाता है? 1916 गांधी जी का जो है भारत को जानने में निकल जाता है। यानी कि गांधी जी कहां से आ रहे हैं? दक्षिण अफ्रीका से। कहां से आए थे मेरे प्यारे बच्चे? दक्षिण अफ्रीका से एक प्रवासी के रूप में भारत जो है 1915 में पहुंच रहे हैं। 1 वर्ष तक जो है, क्या 1 वर्ष तक गांधी जी के राजनीतिक गुरु, ठीक है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु ने क्या बोला कि भारत को जानिए। उसके बाद में 1917 में जो है गांधी जी को एक आंदोलन मिलता है, और उसके बाद में जो है यहाँ पर 2 आंदोलन करते हैं, एक तो 1917 और एक 1918। 1917 में जो है वो कौन सा? अहमदाबाद। कहाँ पर? अहमदाबाद, गुजरात में। और 1918 में जो है एक आंदोलन करते हैं खेड़ा। कहाँ पर? खेड़ा आंदोलन या खेड़ा सत्याग्रह। मेरे प्यारे बच्चे कौन सत्याग्रह करते हैं? खेड़ा सत्याग्रह करते हैं। कब? 1918 में। तो मेरे प्यारे बच्चे ऑप्शन नंबर ए दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए, तो खेड़ा सत्याग्रह गांधी जी कब करते हैं? 1918 में। इससे पहले याद रखो कि 1917 में जो है, क्या 1917 में जो है वो कौन सा करते हैं? अहमदाबाद में मील, ठीक है, जो मील मजदूर थे उनके अधिकारों की बात करते हैं। उसके बाद में किसानों के अधिकारों के लिए, किसानों की जो कर था, टैक्स था, हेवी टैक्स, उसको माफ कराने के लिए जो है इन्होंने एक सत्याग्रह किया। उसको क्या नाम दिया गया? खेड़ा। ये कहां पर हुआ था मेरे प्यारे बच्चे? ये हुआ था गुजरात में। कहां पर हुआ था? गुजरात में। उसके बाद में मेरे प्यारे बच्चे आगे ऐसे इवेंट्स बढ़ते जाते हैं, और 1930 में जो है गांधी जी ने शुरू कर दिया दांडी यात्रा। क्या शुरू कर दिया? दांडी यात्रा। क्योंकि लगातार जो है कई पैक्ट जो है वो क्या हो रहे थे? असफल हो रहे थे। मेरे प्यारे बच्चे बंगाल विभाजन, अभी पीछे वाला जो क्वेश्चन था उसका संबंध किससे था? बंगाल विभाजन से। तो बंगाल विभाजन ने लॉर्ड कर्जन ने घोषणा कब की थी? 1905 में। और बाद में जाकर जो है 1911 में, क्या 1911 में जो है बंगाल विभाजन क्या हो जाता है? रद्द कर दिया जाता है। मेरे प्यारे बच्चे उसके बाद में एक क्वेश्चन है साइमन कमीशन का आगमन। मेरे प्यारे बच्चे साइमन कमीशन, ठीक है, साइमन कमीशन भारत कब आ रहा है? 1928। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट है मॉडर्न हिस्ट्री की, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री की डेट को याद करने का बहुत बेहतरीन तरीका है, ठीक है,
हमारे YouTube चैनल पर हम जो है जीएस फाउंडेशन की क्लासेस चला रहे हैं रेगुलर रूप से, उसमें हिस्ट्री की क्लासेस भी आएगी और ये डेट जो है वो इजीली, बहुत इजीली जो है याद हो जाएगी आपको। लगभग 80 से 19 यानी कि 80 से 90 डेट जो है वो आप लगभग 30 मिनट में आप याद कर पाओगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चे क्वेश्चन क्या था, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी। तो मेरे प्यारे बच्चे सबसे पहले घटना कौन सी हो रही है, बंगाल विभाजन। कौन सा हो रहा है, बंगाल विभाजन। और उसके बाद में कौन सा हो रहा है, 1918। ठीक है, यानी कि अपन कब की, खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह के बाद में क्या हो रहा है, साइमन कमीशन, और उसके बाद में दांडी यात्रा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड। मेरे प्यारे बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड कुछ नहीं होता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए आप इतना सा बिल्कुल सिंपल भाषा में याद रखिए कि सभी धर्मों के लिए समान कानून होंगे। सभी धर्मों के लिए क्या होंगे, समान कानून। आप ये जानते हो कि भारत में जो है अलग अलग धर्मों के, ठीक है, भारत में जो है अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं। तो अलग अलग धर्मों के लोग रहेंगे तो इसका मतलब जो है उनके अलग अलग धर्म होंगे, अलग अलग जो है उनके कानून होंगे। ठीक है, परंतु यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब जो है वो क्या है कि सभी धर्मों के लिए कानून कैसे होंगे, समान होंगे। मेरे प्यारे बच्चे, अभी कुछ दिन पहले आपने 3 तलाक का मामला सुना होगा। 3 तलाक का मामला जो है वो किसको लागू करना था, यूनिफॉर्म सिविल कोड को। किसको लागू करना था, यूनिफॉर्म सिविल कोड को। तो मेरे प्यारे बच्चे आइए अपन देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट द स्टेट प्रोवाइड फॉर यूनिफॉर्म सिविल कोड। यहां पर एक आर्टिकल दे रहा है मेरे प्यारे बच्चे, आर्टिकल 42, आर्टिकल आर्टिकल 44, 43, 45। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जब जब बात आती है, मैंने कई बार आपको जो बताया था, जब हम बात कर रहे होंगे अनुच्छेद 36 से लेकर, क्या अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक की बात कर रहे होंगे, तो ये क्या है, ये अपने डीपीएसपी है, नीति निर्देशक तत्व। ये क्या है, नीति निर्देशक तत्व। मेरे प्यारे बच्चे, नीति निर्देशक तत्व हम कई बार दो से 3-4 एमसीक्यूज ले चुके हैं। नीति निर्देशक तत्व संविधान के कौन से भाग में है, ये आपको जो है बताना है। संविधान का भाग कौन सा है, संविधान का भाग कौन सा है नीति निर्देशक तत्व, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब हम बात कर रहे होंगे नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 42 की, किसकी, अनुच्छेद 42 की, तो अनुच्छेद 42 जो है वो क्या, वो प्रसूति सहायता उपबंध की बात करता है। ठीक है, ये बात करता है कार्य की दशाएं, कार्य की दशाएं कैसी होनी चाहिए, उचित होनी चाहिए। वह प्रसूति, क्या, प्रसूति सहायता उपबंध, प्रसूति सहायता उपबंध। प्रसूति का मतलब जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसकी सहायता के लिए प्रसूति सहायता उपबंध, प्रसूति सहायता उपबंध की बात करता है। अनुच्छेद 44, मेरे प्यारे बच्चे जब बात करते हैं, देखो अनुच्छेद 44 आप इसको याद रखना, जब भी कंफ्यूज हो जाओ, डाउट आपको हो जाए, ठीक है, जब भी आप कंफ्यूज हो जाओ तो अनुच्छेद 44 यानी कि बराबर, दोनों क्या है, बराबर। ये दोनों फैन बंद कर दो, ठीक है। तो 4 × 4, 4 × 4 इसका मतलब क्या है, बराबर, क्या है, बराबर है। ठीक है, तो आप इसको क्या याद रखोगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड से, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड में जो है क्या होती है, समान नागरिक संहिता होती है। तो आप 4 × 4 याद रखना, बराबर याद रखना, क्या याद रखोगे, बराबर। उसके बाद में हम बात कर रहे होंगे अनुच्छेद 43, आर्टिकल 43। मेरे प्यारे बच्चे, जब आर्टिकल 43 की बात कर रहे होते हैं तो आर्टिकल 43 में जो है वो हम बात कर रहे होंगे न्यूनतम मजदूरी, न्यूनतम किसकी बात कर रहे होंगे, न्यूनतम मजदूरी की बात कर रहे होंगे, न्यूनतम वेजेस की बात कर रहे होंगे। मेरे प्यारे बच्चे, आर्टिकल 45 ये पहले भी कई बार चर्चा में रहा हुआ है, ध्यान दीजिए। जब हम आर्टिकल 45 की बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, इसलिए हम थोड़ी सी डिटेल से बात कर लेते हैं। पहले इसमें बात किया गया कि राज्य जो है, राज्य 6 से 12 वर्ष तक के, क्या, राज्य 6 से 12 वर्ष तक के लिए लोगों के लिए क्या करेगा, निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान करेगा। कैसे, निःशुल्क शिक्षा का क्या करेगा, प्रावधान करेगा। बाद में जो है ध्यान दीजिएगा, बाद में 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 86वें संविधान संशोधन 2002, 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से जो है इसको क्या कर दिया गया, इसको चेंज कर दिया गया, यानी कि अमेंडमेंट कर दिया गया। और इसकी जगह क्या लिख दिया गया, ध्यान दीजिएगा। और 86वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में जो है इसको क्या बना दिया, इसको बना दिया फंडामेंटल राइट्स। इसको क्या बना दिया मेरे प्यारे बच्चे, इसको बना दिया गया मूल अधिकार। क्या बना दिया बच्चे, इसको बना दिया गया फंडामेंटल राइट्स। अनुच्छेद 21 के तहत, किसके तहत,
अनुच्छेद 21A के तहत इसको क्या बना दिया गया, मूल अधिकार बना दिया गया। और इसकी जगह यानी कि अनुच्छेद 45 में क्या, अनुच्छेद 45 में जो है पहले ये वाली लाइन लिखी हुई थी, इसको चेंज करके इसको कर दिया गया कि राज्य जो है क्या, राज्य 6 वर्ष तक के, कब की बात कर रहे हैं, 6 वर्ष तक के बच्चों का क्या करेगा, बच्चों को पर्याप्त पोषण या उनका पालन पोषण करने का प्रावधान किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। तो क्वेश्चन क्या था, समान नागरिक संहिता है, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 44, आर्टिकल 44। आगे ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। मेरे प्यारे बच्चे, मौलिक कर्तव्यों की जब बात आती है, फंडामेंटल ड्यूटीज की बात आती है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज बाद में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके उसके माध्यम से जोड़ा गया था। तो हम बात कर रहे होंगे, ऑप्शन ए है राजा चेलैया समिति। कौन सी है मेरे प्यारे बच्चे, राजा चेलैया समिति। तो सबसे पहले हम बात कर रहे होंगे किसकी, राजा चेलैया समिति क्या है, क्या राजा चेलैया समिति क्या है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले अपन इसके बारे में। ठीक है, राजा चेलैया समिति की जब बात कर रहे होंगे तो ये कब, इस समिति ने अपनी रिकमेंडेशन दी थी 1991 में। कब दिया था, 1991 में। किसके लिए, इसने जो है टैक्स रिफॉर्म के लिए, किसके लिए, टैक्स रिफॉर्म यानी कि कर सुधार। क्या इस कमेटी का संबंध किससे है, कर सुधार से, टैक्स रिफॉर्म से है। और जो है जब हम बात कर रहे होंगे जीएसटी की, किसकी बात कर रहे होंगे, जीएसटी की जो नींव, जीएसटी का जो फाउंडेशन रखा था वो कौन सी कमेटी ने रखा था, कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशन ने रखा था, राजा चेलैया समिति, राजा चेलैया समिति। मेरे प्यारे बच्चे, उसके बाद में हम बात कर रहे होंगे यहाँ पर कर सुधार से संबंधित एक समिति और है, कर सुधार से संबंधित एक समिति और है, वो कौन सी है, केलकर। इससे पहले हम बात कर ले होंगे संतानम। ठीक है, इस समिति का संबंध जो है वो किससे था, भ्रष्टाचार से। किससे, भ्रष्टाचार निरोध से, भ्रष्टाचार को रोकने से। ठीक है, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए इसको क्या देना था, इसको अनुशंसा देना था। और इस समिति ने अपनी रिकमेंडेशन कब दी थी, 1962। मेरे प्यारे बच्चे, इस समिति की अनुशंसा पर, यानी कि इस समिति की अनुशंसा पर भारत में जो है सीवीसी का स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई, सीवीसी की, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सीवीसी की स्थापना की गई। मेरे प्यारे बच्चे, किसकी स्थापना की गई, सीवीसी की स्थापना की गई। कब की गई मेरे प्यारे बच्चे, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 1964। कब किया गया, 1964। कौन सी समिति की रिकमेंडेशन के हिसाब से, संथानम कमेटी की रिकमेंडेशन के हिसाब से। उसके बाद में हम बात कर रहे होंगे केलकर समिति। मेरे प्यारे बच्चे, जब हम बात कर रहे होंगे 2002 की, 2002 और 2012, मेरे प्यारे बच्चे 2002 और 2012 में केलकर समिति ने अपनी जो है रिकमेंडेशन दिया है। केलकर समिति का जो संबंध था वो किससे था, टैक्स रिफॉर्म से। किससे था मेरे प्यारे बच्चे, टैक्स रिफॉर्म से इसका संबंध है। इसके अलावा जो है पीपीपी मॉडल जो है, ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। कौन सा मॉडल, पीपीपी मॉडल की जब हम बात करते हैं तो पीपीपी मॉडल का भी संबंध जो है वो, पीपीपी मॉडल में जो सुधार की बात थी, टैक्स संरचना में टैक्स रिफॉर्म की सुधार की बात थी, वो कौन सी कमेटी रिकमेंडेशन दे रही है मेरे प्यारे बच्चे, केलकर समिति। कब दिया है इसने, 2002 में और 2012 में। मेरे प्यारे बच्चे, आगे बात कर रहे होंगे स्वर्ण सिंह समिति। क्या, स्वर्ण सिंह समिति 1976। ठीक है, तो स्वर्ण सिंह समिति, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में ऐड करने के लिए कौन सी कमेटी रिकमेंडेशन कर रही है, स्वर्ण सिंह समिति। कौन समिति, स्वर्ण सिंह समिति। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक क्या होगा, राष्ट्रपति। मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 52 की जब बात करते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 की बात करते हैं, तो इसमें यह प्रावधान किया गया है कि भारत में एक क्या होगा, राष्ट्रपति होगा। क्या होगा, राष्ट्रपति होगा। मेरे प्यारे बच्चे, जब हम अनुच्छेद 53 की बात करते हैं, 53 का बात करते हैं, तो इसमें स्पष्ट एक लाइन लिखी गई, इसमें यह लिखा गया कि संघ की कार्यपालिका का प्रमुख जो है वो क्या होगा, राष्ट्रपति होगा। संघ की कार्यपालिका का प्रमुख क्या होगा, राष्ट्रपति होगा। उसके बाद में जब हम अनुच्छेद 54 की बात करते हैं, तो अनुच्छेद 54 में जो है वो किसकी बात किया गया है, राष्ट्रपति के चुनाव की। ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव की। और अनुच्छेद जब 54 की बात कर रहे होते हैं, किसकी बात कर, 55 की, अनुच्छेद 55 की बात कर रहे हो, तो इसमें जो है किसका प्रावधान किया गया है, चुनाव प्रक्रिया। मेरे प्यारे बच्चे, किसका प्रावधान प्रोविजन किया गया है, इसमें चुनाव प्रक्रिया की बात की गई है। और अनुच्छेद 58 यानी कि
आर्टिकल 58 की बात किया गया, क्या आर्टिकल इसमें जो है, ठीक है, उसकी योग्यता की बात की गई है, क्या राष्ट्रपति पद की योग्यता की बात की गई है अनुच्छेद 58 में। मेरे प्यारे बच्चे, उम्मीद है आपको सारे के सारे ऑप्शन ठीक है समझ में आ गए होंगे। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 52, जिसमें ये प्रोविजन किया गया कि भारत में जो है, भारत का एक क्या होगा, राष्ट्रपति होगा। ठीक है, और इसमें उसकी क्या बताई गई है, उसमें राष्ट्रपति पद के लिए पात्रता या योग्यता की बात की गई है। किसकी बात की गई है, पात्रता की बात की गई है। आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, भारत में संघ की कार्यपालिका की शक्ति। मेरे प्यारे बच्चे, जब हम बात कर रहे होंगे भारतीय संविधान का आर्टिकल, क्या भारतीय संविधान के आर्टिकल अनुच्छेद 53, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 53, तो इसमें स्पष्ट रूप से ये लिखा हुआ है कि संघ की कार्यपालिका की, संघ की कार्यपालिका शक्ति, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। राष्ट्रपति में क्या होगी, निहित होगी। यानी कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी, किसमें निहित होगी मेरे प्यारे बच्चे, राष्ट्रपति में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है, द emoluments and allowance of the president and other expenses relating to his office are charged in the, ठीक है, डेस्क ऑफ इंडिया। तो यहां पर जो है इस ऑप्शन की जब बात करते हैं, देखो परिलब्धियां, ठीक है, जब अपन बात करते हैं एमोल्यूमेंट्स की, तो इसको क्या बोल रहे होते हैं हिंदी में, परिलब्धियां। अलाउंसेस जो होता है वो क्या होता है, भत्ते। तो यहाँ पर जो है ये वे यानी कि ये एक्सपेंडिचर जो है वो किससे होता है, यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति, ठीक है, यानी कि पब्लिक अकाउंट फंड, आकस्मिक निधि यानी कंटेंजेंसी फंड, प्राकलन वोट ऑन अकाउंट, और संचित निधि कंसोलिडेट फंड। मेरे प्यारे बच्चे, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 66, ठीक है, जब हम बात कर रहे होंगे अनुच्छेद 166 की, 1661, तो इसमें किसकी बात किया गया है, संचित निधि की बात किया गया है, कंसोलिडेट फंड की बात किया गया है। उसके बाद में जो है जब हम लोक लेखा समिति की बात किया गया है तो अनुच्छेद 166 2, और उसके बाद में जो है 67 में जो है आकस्मिक निधि यानी कंटिजेंसी फंड की बात किया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, जब हम बात कर रहे होंगे राष्ट्रपति का वेतन बंदे, तो जो है वो किस में भारित होते हैं, वो होते हैं संचित निधि में। ठीक है, चाहे ऋण की बात करो, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट के ऋण होते हैं या अन्य खर्चे जो होते हैं वो कहाँ से दिए जाते हैं, वो दिए जाते हैं संचित निधि से। मेरे प्यारे बच्चे, जब हम बात कर रहे होते हैं प्राक्कलन निधि की बात कर रहे होते हैं, वोट ऑन अकाउंट की बात कर रहे होते हैं, ठीक है, तो ये अनुच्छेद 116 संविधान का प्रोविजन करता है और ये अलग से प्रोविजन है। ठीक है, ये बजट से पहले जो पैसों की डिमांड होती है उसके लिए होता है। ठीक है, प्राक्कलन निधि। आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। ध्यान दीजिएगा, भारत का सर्वोच्च न्यायालय को अस्तित्व में आया, यानी कि भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है वो कब अस्तित्व में आया। मेरे प्यारे बच्चे, बहुत इजी है। जब सुप्रीम कोर्ट, ध्यान दीजिएगा, जब भारत का संविधान लागू हुआ उसी दिन से जो है सुप्रीम कोर्ट अस्तित्व में आ गया था। सुप्रीम कोर्ट क्या अस्तित्व में आ गया था। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप याद रखना। तो जब हम सर्वोच्च न्यायालय की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय की बात करते हैं, तो भारतीय संविधान के भाग 5, मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पर आप याद रखना, भारतीय संविधान का भाग 5 में किसका प्रोविजन किया गया है, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, भाग 5 में जो एक अध्याय है, ठीक है, 4, कौन सा है, 4 है। ठीक है, और उसमें किसका प्रोविजन किया गया है, उसमें प्रोविजन किया गया है मेरे प्यारे बच्चे किसका, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का। किसका, सुप्रीम कोर्ट का किया गया है। तो आइए अपन देखते हैं इसको। ठीक है, इसका और हेडक्वार्टर जो कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर मेरे प्यारे बच्चे कहाँ पर है, हेडक्वार्टर दिल्ली में। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है, दिल्ली में है। और जब हम आर्टिकल की बात करते हैं तो आर्टिकल जो है क्या है, 124 टू 147। आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, ध्यान दीजिएगा, भारत के वित्त आयोग, ठीक है, राष्ट्रपति की सिफारिश करने की आवश्यकता होती है। हाँ, ध्यान देना,
सीधी सी बात है कि जो वित्त आयोग होता है, हमारा फाइनेंस कमीशन होता है, ठीक है, अनुच्छेद 280, इसके बारे में कई एमसीक्यूज में हम चर्चा कर चुके हैं। ये किसकी बात करता है? वित्त आयोग की केंद्र और राज्यों में, ठीक है, जो धन का जो बंटवारा होता है, ठीक है, केंद्र और राज्यों में जो पैसों का बंटवारा होता है, उसका प्रोविजन है आर्टिकल 280, आर्टिकल 280, ठीक है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा भारत का राष्ट्रपति। क्या होगा? भारत के राष्ट्रपति, ठीक है। तो यदि भारत वित्त आयोग को जो है किससे सिफारिश करनी पड़ेगी? भारत के राष्ट्रपति से। किससे? राष्ट्रपति से। आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 12। कितना? क्वेश्चन नंबर 12, है ना। इसमें है सुंदरी वृक्ष कहां पर पाए जाते हैं? सुंदरी वृक्ष जो है वो कहां पाए जाएंगे? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। मेरे प्यारे बच्चे, जब हम बात कर रहे होते हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के डेल्टा, तो ध्यान दीजिएगा, एक मैप के थ्रू हम इसको समझने का प्रयास कर रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ पर है बे ऑफ बंगाल, यहाँ पर क्या है? बे ऑफ बंगाल। जब हम इसकी बात कर रहे होते हैं तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो कंप्लीट पार्ट है, क्या यहाँ से जो है ब्रह्मपुत्र नदी असम से होते हुए उसके बाद में बांग्लादेश, और इस साइड से जो है कौन सी आ रही है? गंगा नदी आगे जाके बांग्लादेश में जो है, ठीक है, मेघना, और मेघना जो है यहाँ पर जो है डेल्टा बनता है। यहाँ पर क्या बनता है? डेल्टा। डेल्टा जो है एक क्या है? संरचना है। डेल्टा क्या है? ठीक है, जलोढ़ से निर्मित या मिट्टी से निर्मित निर्मित क्या है? एक संरचना है, ठीक है। कुल मिलाकर यहाँ पर सेडिमेंट्स का जमा हो जाता है। किसका जमा हो जाता है? सेडिमेंट्स का जमा हो जाता है, जो कि क्या होता है? उपजाऊ। जो कि क्या होता है? उपजाऊ होता है, यानी कि फर्टिलाइज होता है, उपजाऊ होता है। और जो ये उपजाऊ है तो यहाँ पर, ठीक है, इसका नाम दिया गया है, यहाँ पर एक ट्री है, एक प्लांट है यहाँ पर, सुंदरी। कौन सा है? सुंदरी ट्री। उसके नाम पर इसका नाम क्या दिया गया? सुंदरवन डेल्टा। और चूंकि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों से निर्मित है, इसलिए हम क्या बोल देते हैं? गंगा ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है, जो डेल्टा है, वहां पर जो है, ठीक है, कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ध्यान दीजिएगा, मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ने वाली सुरंग कौन सी है? मेरे प्यारे बच्चे, मनाली, क्या मनाली की बात कर रहे हैं, और उसके बाद में हम बात कर रहे होंगे किसकी? लाहौल स्पीति की, यानी कि हिमाचल प्रदेश, और मेन एरिया कौन सा है? लद्दाख वाला एरिया है, ठीक है। तो इनको कौन जोड़ रही है? इनको जोड़ रही है अटल टनल। मेरे प्यारे बच्चे, इसका नाम क्या है? अटल टनल। जब अटल टनल की बात करते हैं तो ये जो है, ठीक है, ये भारत की सबसे बड़ी हाईवे सुरंग है। 9.02 किलोमीटर, 9.02 किलोमीटर, ठीक है। ये इसको क्या बोलते हैं अपन? अटल टनल, ठीक है। सबसे बड़ी, यहां पर मैं लिख देता हूं, भारत की सबसे बड़ी हाईवे सुरंग, भारत की सबसे बड़ी हाईवे सुरंग, ठीक है। और एक राज्य पूछ लिया जाए तो इसका राज्य जो है वो कौन सा होगा? वो होगा एचपी, यानी कि हिमाचल प्रदेश में है। कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पर ऑप्शन एक दे रखा है कारबुडे रेलवे सुरंग, तो इसके बारे में थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं अपन, ठीक है। ये सुरंग जो है वो कहां पर है? कोकण रेलवे। मेरे प्यारे बच्चे, कोकण रेलवे जो है वो कौन सा एरिया है? कोकण रेलवे। और जब कोकण रेलवे की बात कर रहे होते हैं अपन, तो ये कौन सा पार्ट है? ये महाराष्ट्र का है। किसका है? महाराष्ट्र। मेरे प्यारे बच्चे, ये किसका है? ये महाराष्ट्र का पार्ट आता है, यानी कि महाराष्ट्र में कोकण रेलवे है, ठीक है। और वहां पर जो है, और यदि हम बात करें तो भारत की, ठीक है, भारत का या भारत, ठीक है, तो यहां पर जो है सबसे बड़ा, भारत की सबसे बड़ी रेलवे सुरंग, भारत की सबसे बड़ी रेलवे सुरंग है, कौन सी है मेरे प्यारे बच्चे? ठीक है, कौन सी है? कारबुडे रेलवे सुरंग। मेनली यहां से क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि ये जो है कौन से एरिया में है, तो आप याद रखना कोकण रेलवे का भाग है। किसका भाग है? कोकण रेलवे का भाग है, और महाराष्ट्र वाला एरिया आता है, ठीक है। जहां पीर पंजाल की बात करते हैं तो मेरे प्यारे बच्चे, पीर पंजाल जो है ये कहां पर है? जम्मू कश्मीर में, यानी कि ये सुरंग जो है वो कहां पर होगी? ये जम्मू कश्मीर में होगी। जब बात करते हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रोड सुरंग, ठीक है, तो इसकी भी जो है ये कौन सी वाले? ये जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के पार्ट को क्या कर रही होती है? कवर कर रही होती है, ठीक है। मतलब मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ने वाली सुरंग मेरे प्यारे बच्चे कौन सी है? अटल रोड, या इसको क्या बोलते हैं? अटल टनल, ठीक है। आप ये डेटा याद रखना, 9.02 किलोमीटर, क्योंकि सबसे बड़ी हाईवे सुरंग है मेरे प्यारे बच्चे। आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। आजादी के बाद
मुंबई बंदरगाह पर व्यापार के भार, ठीक है, किसके भार को, व्यापार के भार अथवा बोझ को कम करने के लिए कौन सा बंदरगाह विकसित किया गया? आफ्टर इंडिपेंडेंस, पोर्ट वाज डेवलप्ड टू रिड्यूस द लोड और बर्डन ऑफ ट्रेड ऑन मुंबई पोर्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है विशाखापट्टनम, चेन्नई, कोलकाता और नेक्स्ट है कांडला। देखते हैं अपन मेरे प्यारे बच्चे, सारे ऑप्शंस को अपन एक बार देख लेते हैं। विशाखापट्टनम, क्या विशाखापट्टनम जो है, विशाखापट्टनम ये पोर्ट जो है ये कहां पर है? आंध्र प्रदेश। मेरे प्यारे बच्चे ये कहां पर है? आंध्र प्रदेश में है। आप इसको याद रखना भाई, कहां पर है? आंध्र प्रदेश में है। और इंपॉर्टेंट क्यों है मेरे प्यारे बच्चे? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि लोहे अयस्क का, यानी कि आयरन ओर, क्या आयरन, लोहे अयस्क, आयरन ओर का निर्यात करने के लिए जाना जाता है। यानी कि विशाखापट्टनम बंदरगाह से लोह अयस्क, आयरन ओर का क्या किया जाता है? निर्यात किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अपन देखते हैं नेक्स्ट, चेन्नई। कौन सा है? चेन्नई। मेरे प्यारे बच्चे ये नाम से ही स्पष्ट है कि ये कहां पर है? तमिलनाडु में। कहां पर है ये? तमिलनाडु में है। ठीक है, इसके अलावा अपन नेक्स्ट बात कर रहे होंगे कोलकाता की। किसकी बात कर रहे होंगे? कोलकाता की। तो मेरे प्यारे बच्चे जब हम कोलकाता बंदरगाह की बात कर रहे होंगे, कोलकाता, तो कोलकाता बंदरगाह की जब बात कर रहे होते हैं तो कोलकाता बंदरगाह जो है, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, कोलकाता बंदरगाह जो है वो कौन सी नदी पर है? वो है हुगली नदी पर। कौन सी नदी पर है? हुगली नदी पर है। ये आप याद रखिएगा, हुगली नदी, हुगली नदी। ठीक है, कोलकाता पोर्ट कहां पर है? हुगली नदी पर है, पश्चिम बंगाल में। मेरे प्यारे बच्चे राज्य पूछ लिया जाए तो राज्य कौन सा आएगा? पश्चिम बंगाल। नाम से स्पष्ट है। वेस्ट बंगाल की कैपिटल क्या है? कोलकाता। इसके अलावा इसके ऊपर लोड कम करने के लिए, यानी कि दबाव को, क्या दबाव कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए, लोड को रिड्यूस करने के लिए एक पोर्ट बनाया गया। कौन सा? हल्दिया। कौन सा बनाया गया? हल्दिया। मेरे प्यारे बच्चे कोलकाता इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि भारत का प्राचीनतम बंदरगाह है। ठीक है, सबसे पुराना, मैं यहां पर लिख देता हूं सबसे पुराना। ठीक है, सबसे पुराना पोर्ट जो है वो कौन सा है? कोलकाता। और इसके दबाव को कम करने के लिए हुगली नदी पर, कौन सी नदी पर? हुगली नदी पर ही कौन सा पोर्ट बनाया गया? ठीक है, हल्दिया। कौन सा बनाया गया? हल्दिया। आगे बढ़ते हैं, इसके अलावा एक ऑप्शन दे रखा है कांडला। मेरे प्यारे बच्चे कांडला जो है ये पोर्ट जो है वो कहां पर है? ये है अपने गुजरात में। कहां पर है? गुजरात में है। ठीक है, और ये जवारीय पोर्ट है। आप ये पॉइंट याद रखना, कौन सा पोर्ट है? जवारीय, जवारीय पोर्ट। ठीक है, टाइडल पोर्ट है। ठीक है, उसके अलावा गुजरात में है। और ये जो है कांडला पोर्ट ही ऐसा पोर्ट है, ठीक है, जो मुंबई, क्या मुंबई बंदरगाह पर दबाव को कम करने के लिए बनाया गया है। तो मेरे प्यारे बच्चे आप याद रखिएगा, मुंबई बंदरगाह पर दबाव को कम करने के लिए कौन सा पोर्ट बनाया गया? कांडला। कौन सा बनाया गया मेरे प्यारे बच्चे? कांडला। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। रामगुंडम ऊर्जा संयंत्र, रामगुंडम पावर स्टेशन ऑफ फेमस फॉर द प्रोड्यूसिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। रामागुंडम ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किसके निर्माण के लिए फेमस है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है जल विद्युत। क्या? जल विद्युत यानी कि हाइड्रो पावर प्लांट, तापीय ऊर्जा, थर्मल एनर्जी, परमाणु एनर्जी, ठीक है, यानी कि न्यूक्लियर पावर प्लांट, और बायोगैस के लिए। किसके लिए? बायोगैस के लिए। मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, ये जो है किसके लिए फेमस है? जब हम रामागुंडा ऊर्जा संयंत्र की बात कर रहे होते हैं, ठीक है, तो ये किसके लिए है? ये थर्मल पावर प्लांट है। ठीक है, दक्षिण भारत, आप इसमें याद रखना, दक्षिण भारत के सबसे बड़ा, सबसे बड़े, दक्षिण भारत के सबसे बड़े थर्मल, थर्मल पावर प्लांट, प्लांट में से एक है। ठीक है, ये आप याद रखना। और ये है कहां पर मेरे प्यारे बच्चे? रामागुंडम ऊर्जा संयंत्र कहां पर है? ये अपने है तमिलनाडु में। तमिलनाडु कहां पर है मेरे प्यारे बच्चे? तमिलनाडु में। ठीक है, उसके बाद में हम बात कर रहे होंगे
उसके बाद में हम बात कर रहे होंगे निम्नलिखित में से किस स्थान पर आणविक विद्युत ऊर्जा संयंत्र नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, प्लेसेस डजंट हैव न्यूक्लियर पावर प्लांट। ऑप्शन नंबर है तारापुर, विजयवाड़ा, नरोरा, राउतबाटा। मेरे प्यारे बच्चे, तारापुर भारत का सबसे जो है वो प्राचीन यानी कि भारत का सबसे पुराना, तारापुर जो है वो क्या है, भारत का सबसे पुराना पावर प्लांट है, सबसे पुराना न्यूक्लियर पावर प्लांट है मेरे प्यारे बच्चे, आप याद रखना। और तारापुर जो है वो कहां पर है, महाराष्ट्र में। कहां पर है, महाराष्ट्र में है। इसका मतलब यहां पर क्या बोला जा रहा है, संयंत्र नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। उसके बाद में हम बात कर रहे होंगे नरोरा। नरोरा मेरे प्यारे बच्चे, मैं कई बार इसकी बात कर चुका हूं, ये कहां पर है, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, और इसके अलावा हम बात करें राउतबाटा की, तो राउतबाटा जो है वो कहां पर है, वो राजस्थान में है। कहां पर है, राजस्थान में। ठीक है, इसके अलावा जो है तो ये ऑप्शन डी, ऑप्शन सी ये क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो विजयवाड़ा जो है क्या, विजयवाड़ा जो है ये यहां पर न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं है। मेरे प्यारे बच्चे, अपन मिलते हैं एक और बेहतरीन क्लास के साथ कल। इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक इसको शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिए। यही हमारे लिए कहीं ना कहीं मोटिवेशन का काम कर रहा होता है। इसके अलावा हम जो है एसएससी फाउंडेशन जीके जीएस, जिसमें जो है आपको जीके मेरे द्वारा ज्योग्राफी की क्लासेस ली जा रही है, हमारे सीका मैडम के द्वारा रीजनिंग की क्लासेस, और उमेश यानी कि हमारे पूनिया सर के द्वारा मैथमेटिक्स की क्लासें आपको प्रोवाइड की करवाई जा रही है। बिल्कुल बेसिक टू एडवांस उसमें कंसेप्ट क्लियर करवाए जाएंगे। बिल्कुल क्लासेस जो है बाइलिंगुअल होने वाली है, तो आप वो क्लासेस देखना मत भूलिए। ठीक है, मिलते हैं एक और क्लास के साथ। थैंक यू सो मच।